हेडिंग बना लो ज़रा नोटबुक में। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। ठीक। पेन पेन लाए हो? पेन पेन। ओके। चलो ठीक है ना, छोटा सा एक हेडिंग बनाओ, इंट्रोडक्शन। देखो ये बहुत सिंपल है। आर्बिट्रेशन जो एक्ट है अपना, उसकी जो भी वर्किंग वगैरह है इसकी, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्यों है? बेसिकली इसलिए है क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान में जो है कोर्ट सिस्टम है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ठीक है जी। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कोर्ट की बस की नहीं है सब। ठीक है ना। पेंडेंसी अगर मैं कहूँ केसेस की तो करोड़ों में है। पिछला जो मैंने डाटा देखा है वो है 4 करोड़ 70 लाख। ठीक हो गया जी। ये पेंडेंसी है। ये ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे देशों की जनसंख्या ना होगी है ना। तो क्या है, इस प्रोसीजर को, और ये जो डिलीमा आ गई है, इस इससे रिकवर होने के लिए, ठीक है ना, एक एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, क्या? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ये क्या कहता है? ये सिंपल सी एक बात कहता है कि भाई कोर्ट में जो केसेस है ना, उनको पार्क करने की बजाय आप जो है उसमें सेटल कर लो। ठीक है ना। कई बार तो क्या होता है कि सेटलमेंट होती है, हो सकती है, ठीक है ना, ऐसे केस में भी सेटलमेंट हो जाती है जिसमें बिल्कुल चांस नहीं होते। लेकिन क्या होता है, ना इस पार्टी को बी पे भरोसा है, ना बी को ए के ऊपर भरोसा है। दोनों ही पार्टी को, ना पिटिशनर्स को ना डिफेंडेंट को आपस में भरोसा होता है। हाँ। और कंपाउंडेबल, देखो कंपाउंडेबल अगर हम बोलते हैं, अगर हम सीधा सिंपल कंपाउंडेबल बोलते हैं, सुनो, अगर हम कंपाउंडेबल बोलेंगे तो बेसिकली हम ऑफेंस की तरफ आ गए हैं। ठीक है ना, कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक हो गया। इनको सेटल करने का पूरा प्रोसीजर जो है वो क्रिमिनल कोर्ट के हाथ में है। सीआरपीसी का या फिर पीएनएसएस का। हाँ रुको तो बताता हूँ। ठीक है ना। जब हम कंपाउंडेबल बोलते हैं तब, ठीक है ना, जब हम सिविल केसेस बोलेंगे, सिविल सूट्स लिख देता हूँ, तो एक तो ऑटोमेटिक इसके अंदर देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया है। ठीक है जी। फैमिली आ गया है। ठीक है जी। और अपना ये अडोप्शन अडोप्शन के आ गए, मेंटेनेंस के आ गए, सारे आ गए। ठीक हो गया। एसआरए के भी सारे के सारे मैटर आ गए इसके अंदर। अब यहाँ पर जो सेटलमेंट होनी है आपस में, ठीक है ना, मैं सिर्फ केस लिख देता हूँ।
सिविल, क्रिमिनल। ठीक हो गया। अगर किसी भी केस के अंदर अगर कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है ना, ये लो कोर्ट इन्वॉल्व, तो फिर सीन क्या है, सिंपल सा सीन है क्या, भाई कोर्ट तो मीडिएशन में भेजेगी इनको। ठीक हो गया। या फिर अगर सिविल आ का है, जैसे कॉर्पोरेट वगैरह में होता है, भाई कोर्ट के थ्रू जो है एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भेज देंगे। कौन सा कह रहे थे? ठीक है जी। या फिर लोक अदालत में कर लेंगे। लोक अदालत है परमानेंट लोक अदालत? शाबाश, लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत तो पूरी कोर्ट ही हो जाती है। हाँ, बस ध्यान रखना, मैं इसमें परमानेंट लोक अदालत लिख रहा हूँ, क्योंकि परमानेंट लोक अदालत का के उसके एस्टेब्लिशमेंट या उसमें कोई केस वगैरह डालोगे ना, तो उसके अंदर भी कोई एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन कुछ नहीं होता उसके अंदर। सीधा सिंपल दोनों पार्टीज को बुला लेते हैं, ठीक है ना, और दूसरी पार्टी से पूछेंगे हाँ भाई बता क्या करना है, तुमने रिजोल्व करना हो तो ठीक है, वरना तो फिर वो फिर सीधी जजमेंट लिख देते हैं। ठीक है ना, कि सामने वाला जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर इतनी पेनल्टी लगा दी, इतना फाइन लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है जी, और जजमेंट कर दी। ठीक हो गया, अगर कोर्ट इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सेटलमेंट की यदि बात करूं, तो क्या सारे के सारे सेटलमेंट कोर्ट में ही होते हैं क्या? क्या आउट ऑफ कोर्ट नहीं होते? ठीक है। अब जैसे ऑफेंस के वाले केसेस की बात कर लेते हैं, ऑफेंस की बात कर लेते हैं। हम जिस समाज में रह रहे हैं, अगर मैं कहूं रेप के केसेस, मर्डर केसेस, इवन, ठीक है जी, इनके अंदर भी अंदर ही अंदर सेटलमेंट चल रही है। ठीक है ना, मर्डर के भी हो रही है ना। ध्यान रखो, जब हम रेप देखते हैं, सीआरपीसी या बीएनएसएस के अंदर जो लिस्ट है, सीआरपीसी 320 के अंदर कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल की, दोनों के दोनों ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है। ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप ऐसा। मैं देखो ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा वो नाम नहीं लूंगा मैं। साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है ना, एक लेडी जज थी, जस्टिस साहिबा, उन्होंने बेल देकर केस खत्म करने की तरफ इनिशिएट कर दिया था। किस लिए? क्योंकि सेटलमेंट हुई है, और क्या रिकॉर्ड कर दिया है कि जो अक्यूज्ड है वो शादी करने के लिए तैयार है, वो शादी करेगा। हंगामा हो गया था देश में। ठीक है ना, ये समथिंग विच इज आउट ऑफ द कोर्स। ऑफेंस किया है तो पनिशमेंट मिलेगी। और देखो सीधी सी मान लो अगर इसको रूल बना दे, तो हर जो विक्टिम है रेप की, वो जरूरी थोड़ा ना शादी करना चाहिए उससे, है ना? समझ पा रहे हो? हाँ, छोटे बच्चे भी होते हैं, और मान लो कोई हेट क्राइम के अंदर कोई रेप वगैरह हो गया, तो वो तो पूरी जिंदगी नरक बन गई उस लड़की की। ठीक हो गया। चलो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि नॉन कंपाउंडेबल केस के अंदर भी सेटलमेंट सेटलमेंट हो रही है। तो ये कौन सी सेटलमेंट है? ध्यान रखो, चाहे सिविल केस हो, अब मैं अपने जो मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, चाहे क्रिमिनल हो, अगर आउट ऑफ द कोर्ट हुई है, क्या सेटलमेंट। ठीक है ना, यानी कोई भी पार्टी उठकर कोर्ट में नहीं गई। ठीक है ना, जैसे गांव है कोई, उस गांव में भाई बहुत समझदार सरपंच है, ठीक है ना, या वो सरपंच या फिर गांव बड़ा स्ट्रोंग है, वो नहीं जाते कोर्ट कचहरी को चक्कर नहीं काटते, ठीक है ना, इतना एकता है उस गांव में, इतनी एकता है, वो वहीं पे बैठ के पंचायत में ही अपना सुलटा लेते सारा का सारा मामला। ठीक है जी, कोर्ट में ही नहीं गए।
ठीक होगा, लेकिन सेटलमेंट हुई है। यस नो? ठीक हो गया। देखो, सेटलमेंट हो रही है बट आउट ऑफ द कोर्ट हुई है, ठीक है ना। मैं अब मेन पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। देखो, इस बार केस ऐसा आया है, व्हाट्सएवर सिविल, व्हाट्सएवर क्रिमिनल, पार्टीज को भैया नहीं है एक दूसरे पर विश्वास। और क्रिमिनल का मामला है तो सीधा सिंपल भैया कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल की भी तो हम बात ही नहीं कर रहे, कंपाउंडेबल ओनली लिख देता हूं। ठीक है जी, दबा दिया ना? हाँ, सही। अब क्या है, ये कोर्ट में आए ही इसलिए हैं कि भी हम जो है एक कंप्रोमाइज करें कोर्ट में जाने के बाद, और उस कंप्रोमाइज को रिकॉर्ड करवा लें, है ना। प्लेंटिफ को लगता है कि भाई डिफेंडेंट यार धोखेबाज है, ये अपनी बात से पलटेगा, तो भाई लड़ाई झगड़े, देखो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि कोर्ट चले जाते हैं, मैं केस डाल देता हूँ, ठीक है ना। कल कोई बोलेगा तूने तो मेरे खिलाफ केस डाल दिया, तब मैं बोलूंगा कि भाई सेटलमेंट करेंगे, वो सेटलमेंट कोर्ट के थ्रू रिकॉर्ड करवा देंगे। ठीक हो गया। जिस कंप्रोमाइज के ऊपर जज साहब एक डिक्री फॉर्म कर देंगे, जिसको कहेंगे कंप्रोमाइज डिक्री। ठीक है ना। ये कंप्रोमाइज डिक्री कैसे आएगी, इस कंप्रोमाइज को रिकॉर्ड करा जाएगा। ये कंप्रोमाइज रिकॉर्ड कैसे होगा, अब सिविल या क्रिमिनल केस के अंदर वर्ड से, और क्रिमिनल के अंदर से इतना ध्यान रखना वो कंपाउंडेबल होना चाहिए। ठीक है ना। क्या करेंगे जज साहब, उनको मीडिएशन में, ठीक है ना, उनको आर्बिट्रेटर के पास या एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कॉन्सिलिएशन सेंटर के अंदर भेज देंगे। मैं सिंपल लिख देता हूँ एडीआर सेंटर। ठीक है ना, ये हरियाणा के हर कोर्ट के एडजेकेंट एक बिल्डिंग होती है, कंस्ट्रक्शन रहती है, उसके अंदर बना होता है। रोहतक के अंदर तो स्पेसिफिक पूरा कोर्ट पार्किंग है, पार्किंग का एरिया है, एक तरफ बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग बना के दे रखी है एडीआर। ठीक है जी। हाँ पक्का मिलेगा। ठीक है, मैं एडीआर सेंटर बोल देता हूँ उसको प्यार से। ठीक है, एडीआर सेंटर के अंदर भेज देंगे, एडीआर सेंटर या मीडिएशन सेंटर व्हाट्सएवर कुछ भी कह लो आप इसको, दोनों पार्टीज को बुलाएंगे। ठीक है जी, दोनों की सुन लेंगे, ठीक है ना, और उनसे पूछेंगे भाई क्या सेटलमेंट, क्या कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है, वो बोलेंगे हाँ। तो फिर बोलेंगे भाई ठीक है, जो कॉम्प्रोमाइज की जो कंडीशंस है ना, उसके ऊपर आ जाओ। भाई हाँ जी प्लेंटिफ, आपकी क्या शर्तें हैं, ये शर्तें हैं जी, चलो भाई। हाँ जी आप बताओ, डिफेंडेंट पार्टी आप बताओ, शर्त मंजूर है, हाँ भाई मंजूर है, लेकिन हमारी भी शर्त है। तुम्हारी क्या शर्त है, डिफेंडेंट की शर्त लिख लेंगे। ठीक है ना, इन शर्तों के ऊपर अगर कोई एडिशनल कंडीशन या फिर सेटलमेंट है वो करनी है, क्योंकि देखो जो शर्त डिफेंडेंट ने लगाई है भाई, वो तो अभी कुछ एक शर्त मंजूर नहीं है, क्या बोलते हैं प्लेंटिफ को, तो बोलेंगे भाई ऐसा करते हैं, इस शर्त को रहने देते हैं। तो जो भी इनका रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मीडिएशन सक्सेसफुल मानी जाती है कब, जब सेटलमेंट वो रिकॉर्ड करते हैं। अगर दोनों पार्टी वहां पे बैठने के बावजूद ये फैसला करे भाई नहीं हमने कोई सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो सीधा सिंपल मीडिएशन से एक रिपोर्ट जाएगी जज साहब को, क्या मीडिएशन फेल्ड। जरूरी थोड़ी ना कि हर बार बैठ के बात ही बनती। ठीक है ना, क्या हुआ भाई, प्लेंटी को डिफेंड के पीछे बात नहीं बढ़ी है। जो भी एडीआर सेंटर का जो भी बंदा था, जिसको ड्यूटी दे रखी थी कोर्ट ने कि तू इनका रिपोर्ट कर, मतलब इनका रिकॉर्ड कर कंप्रोमाइज, ठीक है ना, मीडिएशन फेल हुआ है, मीडिएशन पास हुआ और इसकी रिपोर्ट बना के कोर्ट को दे। अगर सिंपल मीडिएशन फेल हो रहा है तो एक लाइन लिखेगा मीडिएशन फेल्ड, और वो करके ठीक है जी साइन करके और जज साहब को पहुंचा देगा। अगर वो लिखेगा मीडिएशन सक्सेसफुल, तो पूरा कंप्रोमाइज रिकॉर्ड करेगा वो, उस कंप्रोमाइज के ऊपर दोनों पार्टीज के साइन करवाएगा, ठीक है ना, और पूरी एक रिपोर्ट बना के जज साहब को भेज देगा। ठीक है जी, जज साहब के पास रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट आने के बाद जज साहब ने सिर्फ इतना पूछना है, हाँ जी बोलो सेटिस्फाई हो, दोनों पार्टीज खड़ी हैं लेट से जज साहब के सामने, हाँ जी प्लेंटी बाबू जी बताओ, एग्रीड, आप ही हो ना, आप ही के साइन है ना मीडिएशन की जो रिपोर्ट आई है सक्सेसफुल वाली, आप ही हो नहीं, हम जी हाँ जी मैं ही हूँ। आपने सुन लिया था, समझ लिया था, ठीक है जी, चलो जी सुन लिया था जी, हाँ जी डिफेंडेंट जी बाबू जी लेट से, वो बड़ी उम्र के हैं लेट से, ठीक है ना, हाँ जी बताओ जी,
सुन लिया था, समझ लिया था, हाँ जी सुन लिया था, समझ लिया था, ठीक है जी, मंजूर है, मंजूर है, कोई शक तो नहीं है, अगर कहोगे तो दोबारा से पढ़वा के आपको समझा दिया जाएगा, बोले जी एक बार फिर पढ़वा दो, ठीक है ना, जज साहब उनको पढ़ के बता दें भाई ये कंडीशन ऐसे ऐसे हुई है, ठीक हो गया, सिंपल। फिर बोलेंगे हाँ जी ठीक है, चलो ठीक है, ऑर्डर पे लगा दिया, हो गया तुम्हारा सेटलमेंट, ठीक है ना। अब क्या है, हाँ बिल्कुल सही, शाबाश, ठीक है ना, जो कंप्रोमाइज रिकॉर्ड करवाया है, ठीक है ना, वो जज साहब ने पढ़ के दोबारा से बता दिया, जिस दिन उनकी हाजिरी उनके साइन भी करवा ली दोनों पार्टीज के, ठीक है जी, उनका स्टेटमेंट भी लिखवा ली कि कंप्रोमाइज के लिए एग्रीड है वो, ठीक है जी। अब इसी कारण से इसी कंप्रोमाइज को ही बेस बनाकर पूरी की पूरी जजमेंट के अंदर पूरा का पूरा कंप्रोमाइज छाप देंगे कि ये कंडीशन है इनके कंप्रोमाइज, ठीक है जी, और इसके साथ में डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसी कारण से बेसिकली क्या है, इनका वो नहीं होता है, अपील वगैरह नहीं होती। डन हो गया, ये आपका चलता है एडीआर के अंदर। अगेन हम बिल्कुल भी कन्फाइन नहीं करेंगे कि भाई क्रिमिनल के अंदर नहीं होता या सिविल के अंदर नहीं होता या फिर मैट्रिमोनियल में नहीं होता, बिल्कुल कन्फाइन नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज कन्फाइन जरूर करनी है, एडीआर के अंदर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का कोई माइकल लाल पैदा नहीं होगा, नॉन कंपाउंडेबल केस के अंदर कोई भी जज जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी भेज दें कि नहीं इसके अंदर मीडिएशन करवाओ, नहीं, नहीं करा सकते, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ प्रोसीजर में कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है। स्टेट की ड्यूटी है कि जो अक्यूज्ड है इन केसेस के अंदर, पर्टिकुलर केसेस के अंदर उसको सजा करें, ना कि सामने वाली पार्टी को बोलेगा कोई बात नहीं कंप्रोमाइज कर दो, ठीक है ना। चलो वो कर लेते हैं, वो करा देते हैं। हाँ चलो वो करा देते हैं, ठीक है ना। ये लो जी, एक हमारी जज साहिबा है, ठीक है ना, वो अपना सेशन जज बनती है, लिख दूं, चल, क्रिमिनल केस, क्योंकि सेशन लिख दिया तो क्रिमिनल केस वो अपना ट्रायल कर रही है, ठीक है। कुछ ऑफेंस वो हैं जो कंपाउंडेबल हैं, ठीक है ना, कुछ ऑफेंस वो हैं जो एब्सोल्युटली यानी नॉन कंपाउंडेबल हैं, ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। नॉन कंपाउंडेबल के अंदर कैसे होगा, ठीक है ना, जो केस पर्टिकुलर आप कह रहे हो, ठीक है ना, उसके हिसाब से मैं समझा देता हूँ, लेकिन मैं तो आपको ये बोल देता हूँ हर केस के अंदर, क्रिमिनल केस के अंदर, हर केस के अंदर सेटलमेंट हो रही है आज की डेट में, फंसे रहो, अक्यूज अपना यूं है कि अपना घूम घाम के 10-15 साल वैसे टाइम पास करवाएगा, वो पहले से विक्टिम है एक पार्टी, ठीक है जी, अब वो कोर्ट कचहरी फंस गई, उसको और विक्टिम होना है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड हो जाता है ना। तो अब क्या करेंगे, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो रही है, ठीक हो गया, आउट ऑफ द कोर्ट क्या हो रही है, सेटलमेंट हो रही है, ठीक है। आप रेप के हिसाब से समझ लेना, मैं आपको रेप प्लस मर्डर या कोई भी एनी ऑफेंस उसके बारे में बता दूं। ये लो जी, अक्यूज ने क्या करा, विक्टिम एक लेडी है, ठीक है ना, इसके सन को मार दिया, या फिर ये लो लेडी की डॉटर है, ठीक है जी, इसका रेप प्लस मर्डर कर दिया, ठीक है। ये लेडी गरीब गुरबी सी है बेचारी, सही, अक्यूज को पछतावा है भाई बहुत ज्यादा, वो तो ऐसे ही बता रहे हैं पछतावा, ठीक है। तो क्या करते हैं अक्यूज के भाई घर वाले, फैमिली मेंबर्स, उसके माँ बाप जो है जो भी है, ठीक है ना, इस लेडी के पास, ये विधवा है, पहली मुसीबतों के पहाड़ टूटते पड़े हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके पास एक लड़की और है या एक लड़का और है, जो भी कुछ है, वो छोटा है बच्चा बेचारा, ठीक है जी। तो ये क्या कहता है कि जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है जी, इसको मनाने की कोशिश करता है, देखो जी हो गया मेरे से, ठीक है ना, मर्डर हो गया, और आपको तो मैं अपनी जान दे दूं या ये कर दूं वो कर दूं, और नहीं तो ऐसा करते हैं जी, मैं आपको 50 लाख रुपए दे देता हूँ, ठीक है जी, प्लस आपके बच्चे की पढ़ाई एजुकेशन का खर्चा उठा लेता हूँ, प्लस इसकी शादी का खर्चा उठा लेता हूँ, आप मुझे माफ कर दो,
ये लेडी समझती है, लेडी का कोई मतलब यूं है कि भी उसके जैसे लेडी के पिताजी ने बताया कि भाई जो हो गया, ठीक है ना। अब बेटा देख, दो तरीके हैं, या तो लड़ाई कर करके तू भी खत्म हो जाएगी, कल को ये बच्चा भी अपना ऐसे ही रह जाएगा। कोर्ट से कितना मिल जाएगा और कितना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कब मिलेगा ये भी नहीं पता। ठीक है, तुझे क्या लगा, तेरे घर पे वो अक्यूज है, तुझे क्या लगा, क्या सच में पछतावा है, क्या ऐसी उठाई गिरोगी फैमिली में से था, मतलब जो भी समझाने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा ठीक भाई, देख तो अच्छी फैमिली से ही लग रहा था, ठीक है जी, बट उससे देखो मैं तो उसको कैसे माफ करूं, देख ले भाई, ठीक है। अब वो बोलेगी चलो भाई ठीक है, मेरे को 50 लाख प्लस उसकी एजुकेशन प्लस शादी, 50 लाख में यूं है कि भाई तू कोर्ट को कहूँ बैंक में डलवा देगी, तेरे को अपना ब्याज मिल जाएगा, तेरा अपना काम चल जाएगा, तेरी एजुकेशन, तेरे बच्चे की एजुकेशन का भी सारा खर्चा वो दे देगा, तकरीबन 1 करोड़ रुपया आ जाएगा तेरे पास, ठीक है ना। अब वो तो चला गया, ठीक है ना। अब तू देख, कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, ठीक है। वो बोलेगी ठीक है जी, मैंने माफ कर दिया, ठीक है। अब केस कैसे जाएगा, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर तो स्टेट ने करी है, एफआईआर तो विड्रॉ नहीं होती, ठीक है ना, सिवाय हाई कोर्ट के पास पावर के। अगर एफआईआर यदि विड्रॉ करवानी तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट क्लियर कट केस है, एफआईआर भी विड्रॉ नहीं कर पाएगा, हाई कोर्ट भी नहीं कर पाएगा, क्लियर कट केस है। क्योंकि वो लेडी कौन है, वो लेडी आई विटनेस है, मर्डर रेप या व्हाट्सएवर जो भी ऑफेंस, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस केस को ट्रायल के अंदर कमजोर कर देंगे। कैसे कमजोर करेंगे, जो आई विटनेस है या जितने विटनेस है उनको हॉस्टाइल कर देंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट दिलवा देंगे अक्यूज को और उसको एक्विट करवा देंगे, ठीक है। ये ऐसे होता है, इसी कारण से अगेन कंपाउंडेबल है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कराओ, जज साहब स्वयं रिकॉर्ड कराएंगे, ठीक है ना, भाग के रिकॉर्ड करवाएंगे। यार कंप्रोमाइज कर लो यार, एक मेडिसिन में भेज देता हूँ तुमको, ठीक है, तुम बैठ के बात कर लो, ठीक है। हाँ भाई, कितनी चोरी करी तुमने इसके घर से, 20,000 की चोरी करी, 25,000 रुपये दे इसको वापस, ठीक है बोल, और नहीं तो जेल भुगतेगा तू 3 साल, ठीक है। अरे मेरी बात करवा दो, हाँ जी आप बताओ जी, आपके घर पे करी, ठीक है जी, कितने, 25,000 में तो बात नहीं बढ़ेगी, कितने, 40,000 दे दो जी, ठीक है भैया, मेडिसिन भेज दिया, ठीक है ना। अब चोर को दिखेगा भैया तो 40,000 दे दो, मेरा पीछा छूट जाएगा, नहीं तो 3 साल, ठीक है ना। अब उसने 40,000 रुपये दे दिए, मेडिएशन सक्सेसफुल हो गया, कंडीशन आ गई, कंडीशन करने के बाद एक कंप्रोमाइज जो जजमेंट है वो अपना हो गया, सेंटेंस के हिसाब से जो उसको मान लो कम सजा करनी है या उसको क्विट करना, जो भी करना है अपना वो कर देंगे, ठीक हो गया। क्योंकि एक प्रकार का कंप्रोमाइज ही कर दिया उसने, ठीक है ना। जब हम बीएनएस करेंगे तो आपको बहुत सारी स्टेजेस में कंप्रोमाइज बताया जाएगा, कितने स्टेज में कंप्रोमाइज होता है, एक इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे कंप्रोमाइज होता है, एक चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पर कंप्रोमाइज होता है, एक ट्रायल की स्टेज पे कंप्रोमाइज होता है, एक कंप्रोमाइज जब आपके एग्जामिनेशन खत्म हो जाते हैं, चीफ खत्म हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद होता है, एक लास्ट कंप्रोमाइज आपका जजमेंट से पहले होता है, ठीक है ना। तकरीबन आधा दर्जन के करीब जो कॉम्प्रोमाइजेस जो है मेंशन कर रखे हैं अपने क्रिमिनल प्रोसीजर में, वो आपको सारे के सारे बताए जाए। ये बेसिकली इस प्रकार से केस को कमजोर किया जाएगा। किसी भी सूरत में नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जज साहब कंप्रोमाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगर जज साहब ने कंप्रोमाइज रिकॉर्ड कर दिया तो नौकरी से टाटा बाय हो जाएगी, ठीक हो गया। सिविल के अंदर हर सिविल केस अलाउ होता है, आप उसको कंप्रोमाइज करवा सकते हो, क्रिमिनल के अंदर सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंस। डन होगा, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। हेडिंग बना दी, छोटा छोटा लिख लेना इसके ऊपर, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन की हेडिंग बना लो, एक केस का नाम लिखो, भारत सेवा संस्थान वर्सेस यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, 2007 सुप्रीम कोर्ट। मेन ऑब्जेक्टिव लिख लो, इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट के पीछे। नंबर 1, टू मेक फेयर एंड एफिशिएंट, EFFICIENT, फेयर एंड एफिशिएंट प्रोविजंस टू आर्बिट्रेशन,
Objective number 2, minimize the supervisory role of court. Supervisory role of court. Number 3, arbitral tribunal to use वन टू, इसके नीचे ABCD करके लिखना, टू यूज द फॉलोइंग्स ड्यूरिंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. ड्यूरिंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. तो बंदी डैश लगा लेना और नीचे लिखो A मीडिएशन, B conciliation, C other procedures. ठीक है जी. इसी के अंदर इससे बाहर आ जाओ, केस लॉ से बाहर आ जाओ. ठीक है ना. इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंस्टेंट एक्ट based on is based on UN Commission on International Trade Laws dated 16 जनवरी 1996. ठीक है जी. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक तो शॉर्ट फॉर्म लिखो जरा, कैप्स में लिखना, UNCITRAL. UNCITRAL इसकी फुल फॉर्म लिखो, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. Adopted in 1985. Is deemed as model law, MODEL, model law on international commercial arbitration. हाँ जी, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. फिर ज्यादा डिटेल हम डिस्कस नहीं कर रहे इसके अंदर. इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है ना, मैं फोटो खींच के और अपने ग्रुप पे डाल रहा हूँ, जो बेरेक्ट के अंदर लिखे हुए.
भेज दिया। ठीक है जी, आओ सर, डायरेक्ट पे आ जाओ। सीधा सिंपल प्रियम्बल देख लेते हैं। सिंपल एक्ट है किस चीज के लिए, एकत्रत्व के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और जब जब जरूरत पड़े उनको अमेंड करने के लिए, जो भी लॉ है रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, घरेलू सेटलमेंट जो सिस्टम होता है आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यस डोमेस्टिक भी आ गया और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन भी आ गया, एंड प्लस उसके एनफोर्समेंट के लिए ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड, अगर कोई फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड आया है तो क्या उसको भी एनफोर्स करा सकते हैं हम अपने देश में, यस करा सकते हैं। एज ऑल्सो टू डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्सिलिएशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। सिर्फ आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन की बात नहीं हो रही है, कॉन्सिलिएशन की भी बात हो रही है। कई बार लाइफ में क्या मिलता है, जब बहुत मेहनत करते हैं, सिर्फ सांत्वना खुद को देकर भी बैठना पड़ता है, ठीक है ना। या फिर कई बार सुना होगा, भाई देखो प्राइज, फर्स्ट प्राइज गोज टू हिम, और जो भी सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, एक होता है कंसीलिएशन प्राइज। भाई मेहनत तो बहुत करी लेकिन वो पॉइंट के हिसाब से बेचारा वो नंबर में नहीं है, कोई बात नहीं, भाई तुझे सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। सुना होगा आपने, कई बार आया होगा पक्का कानून। ठीक हो गया, कंसिलिएशन को सांत्वना बोलते हैं, सांत्वना भी देनी पड़ती है ना कई बार। मान लो दोनों पार्टी बैठ जाए, कल को जज बन जाओ, दोनों पार्टी बैठ जाए, ना ये पार्टी मान रही ना ये पार्टी मान रही है, ठीक है ना। तो अब जज साहबा क्या करेगी, जज साहबा भी थोड़ा सा फिर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपना आवाज करके बोलेगी, अरे बाबू जी आपको भी थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, और आपको भी समझना पड़ेगा जी, ऐसा नहीं होता कि आप शिकायत ही करते रहोगे, सेटलमेंट करनी इसकी ड्यूटी नहीं है। मैंने कहा है इसको, तब आपसे सेटलमेंट के लिए बात कर रहे हैं। आपको भी थोड़ा सा अपनी शर्तों में नीचे आना पड़ेगा, ये भी अपनी शर्तों में नीचे आएंगे, ऐसे नहीं होगा कि आप इसके साथ ऐसे व्यवहार करेंगे, ठीक है ना। फिर वो समझेगा कि हाँ ठीक है, फिर बोलेगा जी आप बताओ फिर क्या करें। फिर जज साहब उनको कहेगी कि देखो जी ऐसा है, इतना कोई बहुत ज्यादा बड़ा केस नहीं है, मान लो किसी को चोट लग जाए थोड़े बहुत, या सामने वाला जो है अनइंटेंशनली इंटेंशनली कुछ कह दे, दो ही चीजें होती है, या तो भैया बर्बाद हो जाओ लड़ लड़ के, ये सामने वाला आपको माफी बोलने के लिए तैयार है, आपको कंपनसेट करने के लिए तैयार है, आप अपना खत्म करो मामला। बोलो जी बताओ जी आपके तो बाल बच्चे होंगे, हैं हाँ हैं, चलो जी कल को आपका और आपके बच्चे का हो जाए, ठीक है, ये भी तो छोटी उम्र का है, कोई बात नहीं, बोल गए, माफी मांग रहा है ना आज, कोर्ट इसको गोली तो मारेगी नहीं, ठीक है ना। सजा सजा दे देगी, कल को और बिगड़ तिगड़ के क्या पता क्या करेगा ये। आज ये सॉरी मांग रहा है, आज तेरे लिए सॉरी बोल रहा है, ठीक है ना, तो तुम मान जा। तो अब उसको समझ में आया, थोड़ा सा सांत्वना भी देनी पड़ेगी, कॉन्सिलिएशन एक अभिन्न अंग है आर्बिट्रेशन का, ठीक हो गया, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, देखो इंस्टेंट एक्ट कंसंट्रेट्स अपॉन, कंसंट्रेट्स अपॉन, दो बिंदु डैश लगाओ, नंबर वन लिखो इसी के अंदर, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, नंबर टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, नंबर थ्री एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स, नंबर फोर लॉ रिलेटिंग टू कंसिलिएशन, ठीक है ना, इन सब की बात करता है। अब जो मेन चीज जो आपको याद रखनी है, जो बेर एक्ट के अंदर ही आपको मिलेगी, दे देखो प्रियम्बल, वेयर एज द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यूएनसीआईटीआरएल हैज अडॉप्टेड द मॉडल लॉ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन 1985, 1985 के ऊपर बेस था, ठीक है जी, जो आपने लिख लिया बेसिकली, ठीक है ना। चलो जी ये छोड़ दो, वेयर एज वूरस छोड़ दो, ठीक है ना, ये नहीं आएंगे। हाँ मान लो किसी जुडिशरी के एग्जाम में अगर जीके है, ठीक है ना, तो वहां ऐसे चांसेस होते हैं इनके आने के, ठीक है जी। एक नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, जनरल आउटलुक, जनरल आउटलुक ऑफ द एक्ट। देखो जरा, पार्ट जैसी चीज दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, ठीक है ना। सिंपल फर्स्ट पॉइंट लिखो, कितने पार्ट हैं इसके अंदर,
इसके अंदर है जी पार्ट 4 है, 1 से लेकर 4 रोमन में लिखोगे। ठीक है जी, चैप्टर्स लिखोगे। इसके अंदर चैप्टर है भैया 10। तो अरे भैया इसको कैसे लिखना भाई, लिखो कैसे लिखोगे, इसको लिखो, चैप्टर की बना लिया आपने पॉइंट, लिखो पार्ट 1, चैप्टर के अंदर लिखोगे पार्ट 1 में, इसके नीचे लिखोगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10। ठीक है ना। पार्ट 2 चैप्टर्स लिखोगे 1 से 2। पार्ट 3 में कोई चैप्टर नहीं है, पार्ट 4 में कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, अब सिंपल लिख लेंगे पार्ट 3 नो चैप्टर्स, पार्ट 4 नो चैप्टर्स। ठीक हो गया। चलो जी, आओ जरा एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, दिख रहा है। ये देखो जरा, पार्ट फर्स्ट क्या कह रहा है, ये आर्बिट्रेशन के विषय में है। पार्ट 2 आपका 1A आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन के लिए है, पार्ट 1A भी आ चुका है। ठीक है जी, चलो जी, पार्ट 2 आपका एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स के लिए है। ठीक है जी, पार्ट 3 स्पेसिफिक कॉन्सिलिएशन के लिए है, पार्ट 4 सप्लीमेंट्री प्रोविजन है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट फर्स्ट हो उसके चैप्टर्स हमने देखने हैं, बाकी के नहीं देखने। पार्ट 1 चैप्टर 1 जनरल प्रोविजन है, शाबाश। चैप्टर 2 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, ध्यान रखो आर्बिट्रेशन यदि कराना है तो लगभग लगभग एग्रीमेंट के थ्रू होता है। चैप्टर 3 है आपका कंपोजिशन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की, आर्बिट्रल की ट्रिब्यूनल कैसे बनाई जाती है, उसकी कंपोजिशन कैसे होती है। चैप्टर 4 ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है उस ट्रिब्यूनल का। चैप्टर 5 कंडक्ट क्या है प्रोसीडिंग्स का। चैप्टर 6 मेकिंग ऑफ आर्बिट्रेबल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, यस अवार्ड बनाना उसका, यानी ऑर्डर करना उस कोर्ट का ट्रिब्यूनल का, या फिर टर्मिनेट करवाना उन प्रोसीडिंग्स को, कैसे करवाया जा सकता है। चैप्टर 7 रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रेबल अवार्ड, ठीक है जी, अवार्ड आ गया, अब उसके अगेंस्ट में क्या। चैप्टर 8 फाइनलिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, यस क्या फाइनल होते हैं या फिर एटर्नल चलता रहता मामला। चैप्टर 9 अपील्स, चैप्टर 10 मिसलेनियस। ठीक हो गया, कुछ नहीं बाकी, डन, सिर्फ इतना है। ठीक है ना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा मैं इसके ऊपर। ठीक है ना, आओ जरा सीधा बेरक पे कूद जाते हैं। सिंपल शॉर्ट इंट्रोडक्शन, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन 1996, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, खत्म करो बात। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, कौन सी डेट है, 22 अगस्त 1996। 19 जनवरी 1996, 16 जनवरी 1996 को आपने एक डेट लिखी है, उस पर क्या हुआ था। ना 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 ना, देखो 16 जनवरी, 16 जनवरी 1996। हाँ, यूएनओ कमीशन बैठा था उस दिन। ठीक है जी, 16 जनवरी को, 16 जनवरी 1 जनवरी है ना। चलो अब देखो जरा स्क्रीन के ऊपर, 16 अगस्त 1996 को प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिल चुकी है, इजी हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये लो 22 अगस्त 1996 को ये एनफोर्समेंट में आ गया, इतना फास्ट। इंडिया में बना था नहीं, और वो भी 90s में। ठीक हो गया, चलो चैप्टर 2 के ऊपर आ जाते हैं, सिंपल।
जनरल प्रोविजन के ऊपर आ जाते हैं। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कोई भी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमानेंट आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन अगर कोई बनाया हुआ है किसी स्टेट ने या किसी देश में, उसके थ्रू वो डील हो रहा है या फिर नहीं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 7 के। हाँ वही होता है। अवार्ड इंक्लूड एंड एंट्रीम अवार्ड। एंट्रीम अवार्ड आप लिख लेना या इसको अंडरलाइन कर लेना। क्या एंट्रीम अवार्ड, एंट्रीम कोई अवार्ड या ऑर्डर वगैरह कर सकता है आर्बिट्रेटर? यस कर सकता हूँ। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब होता है सोल आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। बिल्कुल ठीक बात है जी। कोर्ट कार्ड छोड़ दो या कराऊं उसके अंदर। चलो, कोर्ट का मतलब इन केस ऑफ एन आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के केस के अंदर कोर्ट का मतलब क्या होता है? अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कोर्ट उनको छोड़कर कोई इंस्टीट्यूशन है उसको कोर्ट बोल देंगे। द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट and includes High Court in exercise of its ordinary original civil jurisdiction, having jurisdiction to decide the question forming the subject matter of the arbitration if the same had been the subject matter of the suit, but does not include any civil court of grade inferior to such of प्रिंसिपल सिविल कोर्ट और एनी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। यहाँ क्रिमिनल की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिमिनल को मना कर दिया इन्होंने। इसी कारण से आपको क्या बोला कि देखो जी जो वहां पर सेटलमेंट होती है उसके अंदर तो वो कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज कह रहा हूँ, क्या होता है वो कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है उसका। ठीक है ना, कोर्ट को लगता है कि भाई बिल्कुल पहला ही ऑफेंस है और पिछले से ज्यादा अमाउंट का नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको एक्विट भी कर सकते, इतनी ही पावर होती है। बट ध्यान रखना कोई प्रॉपर जजमेंट या कंप्रोमाइज जजमेंट या कंप्रोमाइज सेंटेंस नहीं आएगा उसका। ठीक है ना। In case of international commercial arbitration, the High Court, in exercise of its ordinary original civil jurisdiction, having jurisdiction to decide the question forming the subject matter of the arbitration, if the same had been the subject matter of the suit, and in other cases, a High Court having jurisdiction to hear appeals from decrees of court subordinate to that High Court. Yes, देखो जी, अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो हाई कोर्ट क्या गया, ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है ना, इसको हटा दिया गया है। ठीक है ना, और इसके अंदर हाई कोर्ट शामिल हो गया। लेकिन अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात करोगे तो कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट रहता है बस, केवल। ठीक हो गया। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कोई भी आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप। यस, लीगल रिश्ता था बीच में, उसके उस डिस्प्यूट के आधार पर जब है वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्ट्रेक्चुअल पर बेस था ये या फिर नहीं, कंसीडर्ड एज कमर्शियल अंडर द लॉ इन फोर्स इन इंडिया, जो इंडियन लॉ के हिसाब से कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर आता हो, एंड वेयर at least one of the party is an individual who is a national or habitually resident in any country other than India। ठीक है जी, दोनों इंडियन है तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हो गया, कम से कम एक पार्टी बाहर रहती है। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल बन जाएगा। एक बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड एनी कंट्री अदर देन इंडिया। ठीक है जी, यस। एन एसोसिएशन बॉडी इंडिविजुअल हु सेंट्रल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज एक्सरसाइज इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया। यस, द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। शाबाश, इसके भी स्टार लगा लेना। क्या गवर्नमेंट्स के बीच में भी आर्बिट्रेशन होता है इंटरनेशनल? यस होता है, क्यों नहीं होता है। अब जैसे पाकिस्तान जो शोर मचा रहा है, ठीक है ना भाई, सिंधु नदी घाटी जो जल समझौता था, ठीक है जी, भारत ने उसको ब्रीच कर दिया है। हमारे पास टू रुपीज नेशन के पास 90% वोटर का राइट था। ठीक है जी, हर एक देश के पास इतनी पॉपुलेशन है, वो सिर्फ 10% या फिर 20% यूज करेगा। ठीक है जी, भारत ने तो ये सौदा तोड़ दिया। बताओ, हमको आतंकवाद भी नहीं फैलाने दे रहे, तो अब हम करें क्या? ठीक है जी, तो क्या करा, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन सेंटर में चला गया है, उसने वहां पे ले जाकर मामला उठा दिया है। ठीक हो गया। एलआर की डेफिनेशन हम नहीं कर रहे। पार्टी का मतलब पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। शाबाश, बिल्कुल ठीक बात है जी। दो को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सब छोड़ दो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो। कहाँ कहाँ जाओगे? आज भी जाना है क्या? अब वो पूछ रहा हूँ, बढ़िया भवानी जा रही है क्या आप?